गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिर से हमारी इस इंग्लिश की क्लासेस में। और इस प्लेटफॉर्म पर जैसा कि आपको पता है कि हम अपने एक से दो दिन पहले वीडियो हमारा जो अपलोड हुआ था वो हुआ था बिजनेस लेटर के बारे में। और मैं थोड़ा सा परिचर्चा कर देता हूँ। बिजनेस लेटर की हम बात कर रहे थे। ये लेटर हमारे को क्वेश्चन नंबर कितने पर, आई थिंक मैंने आपको बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 14। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे इसके होंगे 7। और बिजनेस लेटर की कैटेगरी में हमने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे और उन कुछ वीडियोस के अंदर हमने अब तक 4 टॉपिक पढ़ लिए हैं। पहला था आस्किंग फॉर प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट की जगह हम कोटेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। दूसरा था गिविंग इंफॉर्मेशन, सूचना देना। इसके बाद था प्लेसिंग ऑर्डर। प्लेसिंग ऑर्डर के बाद में हमने देखा था डिफेक्टिव गुड्स, खराब माल की शिकायत हेतु। और आज का हमारा जो वीडियो होगा वो होगा हमारे इस 5वें और बिजनेस लेटर का लास्ट लेटर। इट मींस ये हमारी आज लास्ट क्लास होगी बिजनेस लेटर के ऊपर। फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेटर, और दैट आर कौन से लेटर है वो है कंप्लेन लेटर। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये है 5वां लेटर जिसका नाम है ड्यू पेमेंट वाला लेटर। देखिए ड्यू पेमेंट कह सकते हो, इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, बकाया भुगतान। ये लेटर लिखा जाता है कंपनी वाले की तरफ से किसी ग्राहक को। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ग्राहक ने माल तो खरीदा, कुछ पैसा दिया भी, बाकी पैसा अभी तक उधार पड़ा है, बकाया राशि है। कुछ दिया बाकी बकाया है, तो उसके लिए हम लेटर लिखेंगे। क्लियर है? तो आई थिंक ये चीजें मैंने फटाफट बता दी है विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। तो अब बैठते हैं हमारे आज के इस 5वें टॉपिक की तरफ, जो बिजनेस लेटर का अंतिम ये है हमारा 5वां वीडियो बिजनेस लेटर के बारे में। और इस 5वें वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं लेटर जो होगा वो होगा ड्यू पेमेंट का। देखिए ड्यू पेमेंट की जगह आपको वर्ड जो मिल सकता है वो आउटस्टैंडिंग पेमेंट भी हो सकता है। इज इट क्लियर? दोनों ही ड्यू और आउटस्टैंडिंग का मतलब है बकाया और पेमेंट का मतलब है राशि या भुगतान। आप उसे भुगतान कह सकते हो, पेमेंट का एग्जैक्ट हिंदी है भुगतान। ये लेटर एक कंपनी की तरफ से लिखा जाता है किसको? ग्राहक को। कब? जब वो पैसे नहीं दे रहे हैं। तो चलिए इस लेटर को हम समझेंगे हमारे पेज के इस तरफ। ये जो जगह है वहां हम इस लेटर को तैयार करते हैं। ये हमारा बिजनेस लेटर का अंतिम वीडियो है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा। और जैसा कि आपको पता है कि इस टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा और ये वीडियो बिल्कुल छोटा वीडियो होने वाला है। सो नो प्रॉब्लम इन इट। दो टॉपिक एक साथ मिक्स करना उचित नहीं है, तो बिल्कुल छोटा सा वीडियो होगा 10 से 15 मिनट का। तो इसे देखें, एंजॉय करें। सबसे पहले तो कोई भी लेटर जब हम लिखते हैं पहले हमें ये बताना है कि ये जो लेटर की कैटेगरी है वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। तो डेफिनेटली दोस्तों सबको पता होना चाहिए कि लेटर कौन से हैं, फॉर्मल। क्योंकि इनफॉर्मल लेटर हमारे सिलेबस में दिए हुए नहीं है। क्लास 12 के सिलेबस में इनफॉर्मल लेटर नहीं है। इट मींस हमारे पास केवल और केवल कौन से लेटर हैं? फॉर्मल। हिंदी में क्या कहेंगे? औपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्रों का सभी का प्रारूप एक जैसा होता है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सबसे पहले लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस, पत्र भेजने वाले का पता। नाम नहीं आता, केवल क्या आता है? पता। पद भी नहीं आता। अगर दिया हुआ कि सपोज कीजिए आप मैनेजर हो अपनी स्कूल के या कोई भी कंपनी के, तो केवल कंपनी का नाम आएगा, आपका पद मैनेजर नहीं आएगा। लिखने वाले का नाम और उसका पद हमेशा एट द बॉटम यानी नीचे की तरफ लिखा जाता है। इसके बाद आता है डेट, उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस। लाइन छोड़ने का फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ, तो फर्दर ये चीज़ों पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट टू रिमाइंड, याद दिलाने हेतु। देखिए दोस्तों रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। टू रिमाइंड अबाउट एन आउटस्टैंडिंग पेमेंट, OUTSTANDING पेमेंट अगेंस्ट। ये जो हम याद दिला रहे हैं बकाया भुगतान है, अगेंस्ट द बिल नंबर। कोई भी बिल संख्या डाल देते हैं, जैसे मैंने डाला CR 1234। बिल नंबर CR 1234 के अगेंस्ट आपका जो क्या पड़ा है, रिमेनिंग या पेंडिंग पैसा पड़ा है, उसके बारे में आपको रिमाइंड कर रहे हैं।
एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर सब्जेक्ट अगर एक लाइन में नहीं आए तो क्या करें, 2 लाइन का यूज करें मगर जो रिमेनिंग पोर्शन है वो 2 के नीचे से लिखें। इसके बाद आवश्यकता अनुसार सर या सर्स, एक में रिसीवर के अंदर देख लेना, अगर मैं सर्स आ रहा हो तो सर्स लिखें, अन्यथा कोई विशेष पद हो तो सर लिखें। सबसे पहले कंपनी वाला क्या कहेगा, देखो वही चीजें जो हमने ड्यू पेमेंट में सॉरी डिफेक्टिव गुड्स में कही थी। कंपनी वाला कहेगा कि सर हमने सॉरी आपने हमारी दुकान से ये चीज खरीदी थी, फला तारीख को खरीदी थी, फला बिल नंबर था। पहले तो वो ये चीज बताएगा। तो देखिए इसको कैसे लिखें। कंपनी वाले ने कहा कि यू हैड परचेज्ड ये वाली वस्तुएं फ्रॉम अवर शॉप या फ्रॉम अवर कंपनी ऑन इतनी तारीख को आपने खरीदा था माल विथ बिल नंबर CR1234। कंपनी वाले ने पहले तो ये कहा कि सर श्रीमान जी आपने इतनी तारीख को इस बिल संख्या के साथ हमारे से ये वस्तु खरीदी थी। द इनिशियल बिल वाज द इनिशियल, इस इनिशियल का अर्थ होता है आरंभिक, शुरुआती। इनिशियल बिल वाज ऑफ रुपीज इतने का। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने यहां लिखा इनिशियल बिल वाज ऑफ कोई भी डिजिट डाल देते हैं लाइक दिस 56,000 कि आरंभिक जो बिल था वो आपका 56,000 का था। आप इसे इंग्लिश में लिखे तो स्पेलिंग आप लिख सकते हो 56,000 यू हैड डिपॉजिटेड। आपने जमा कर दिए थे, कितना रुपए भी बता देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 40,000 बता देते हैं इन एडवांस। 56,000 के बिल में से आपने 40,000 रुपए तो हमें एडवांस भुगतान कर दिए थे, बट द रिमेनिंग अमाउंट, बकाया राशि इज स्टिल पेंडिंग अगेंस्ट यू, वो आपके खिलाफ अभी भी बकाया चल रही है। इज इट क्लियर? आगे हमने लिखा वी हैव सेंट यू, हमने भेज दिया है या हम भेज चुके हैं मैनी रिमाइंडर्स बट देयर इज नो रेस्पॉन्स from your side। हम आपको कई रिमाइंडर्स भेज चुके हैं मगर आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा। We request you to remit या deposit, submit the amount within 1 month या within a month, otherwise necessary legal actions will be taken against you। Hoping to receive an early reply, hoping to receive an early action। इसके बाद जो एंडिंग पोर्शन है मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको हो सकता है दिक्कत हो। एंडिंग पोर्शन में हम क्या करते हैं, नॉर्मली थैंकिंग यू लिखते हैं, लाइन छोड़िए, योर्स ट्रूली लिखते हैं, फिर फोर लगा के, क्योंकि कंपनी की तरफ से लिखा जा रहा है तो कंपनी का नाम, लिखने वाले व्यक्ति का नाम और उसका पद, और ये बॉक्स में पद, ये सब चीजें कहाँ आ जाएगी, इस जगह नीचे आ जाएगी। आई विल चेक फर्स्ट कि हमारे स्क्रीन पर पूरी चीज़ दिखाई दे रही है या नहीं दे रही। तो आई थिंक क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन को जूम इन जूम आउट करके कर देता हूँ। आई थिंक दिख रहा है अब आपको। पूरा लेटर मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करूँगा हिंदी के अंदर, थोड़ा ध्यान देंगे। जो कोई प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से मुझे पूछोगे कि सर यहाँ पर दिक्कत आ रही है, कृपया इसके बारे में बताएं,
तो डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। सबसे पहले ऊपर ही हमने लिखा सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस के बाद में हमने टॉपिक डाला है डेट का। डेट के बाद हमने जो लिखा है वो है रिसीवर्स एड्रेस, प्राप्त करने वाले का पता। सब्जेक्ट हमने लिखा है टू रिमाइंड अबाउट एन आउटस्टैंडिंग पेमेंट। टू रिमाइंड, याद दिलाने हेतु। किस चीज की याद दिला रहा है? एन आउटस्टैंडिंग पेमेंट के बारे में, एक बकाया भुगतान के बारे में, अगेंस्ट द बिल नंबर। ये बिल संख्या अगले में दी कि आपने किस बिल से कुछ खरीदा था और उसका जो पैसा है वो आपके खिलाफ बाकी चल रहा है, तो उसी के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इस पेमेंट के बारे में अवगत करा रहा हूँ। रिसीवर एड्रेस के अनुसार यहाँ पर सर या सर, एक व्यक्ति को संबोधित कर रहे हो तो सर, और मैसर्स अगर आता है, मैंने आपके पास बताया था इस बारे में, एमएस। अगर यहाँ रिसीवर एड्रेस, देखो सेंडर एड्रेस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये संबोधन जो है वो रिसीवर को करते हैं, तो यहाँ पर अगर मैसेज आ रहा है तो सर्स, और अगर ये नहीं आ रहा, कोई पद आ रहा है, द डायरेक्टर, द मैनेजर, द प्रिंसिपल, द सेल्स मैनेजर, इस तरीके का, तो क्या आएंगे सर। कंपनी वाला क्या कह रहे हैं? कंपनी वाला ये कह रहा है कि श्रीमान जी यू हैड परचेज्ड, श्रीमान जी आपने खरीदा था हमसे ये वाली वस्तु, कि श्रीमान जी आपने हमसे ये वस्तु खरीदी थी फ्रॉम आवर शॉप या कंपनी, आपने हमारी दुकान या हमारी कंपनी से ये वस्तु खरीदी थी, इतनी तारीख को खरीदी थी और बिल संख्या ये था। इज इट क्लियर? पहली लाइन के फुल स्टॉप आ गया है, तो पहली लाइन में कंपनी वाले ने क्लियर किया कि श्रीमान जी आपने हमारी दुकान से इस तारीख को ये वस्तु खरीदी थी और बिल संख्या ये था। आगे मैंने लिखा है द इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, शुरुआती बिल, शुरुआती जो भुगतान बिल राशि थी टोटल, वो थी टोटल कितने रुपए की? 56,000 रुपए की। हम अपने इच्छा से लिख रहे हैं, ज्यादा भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिखा कि सर 56,000 रुपए का आपका टोटल बिल था और यू हैड डिपॉजिटेड, आपने जमा भी करवा दिया था, कुछ पैसा आपने जमा करवाया था, कितना? 40,000 तो जमा करवा दिया था इन एडवांस में, आपने 40 तो अग्रिम भुगतान कर दिया था, 56 में से 40 गए, कितने बचे? 16। बट द रिमेनिंग अमाउंट, परंतु बची हुई राशि, बची हुई राशि, बचा हुआ पैसा, इज स्टिल, स्टिल का अर्थ होता है अभी भी, पेंडिंग चल रहा है, पेंडिंग का अर्थ होता है ना बकाया चल रहा है, अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ, आपके खिलाफ बची हुई राशि अभी भी बाकी चल रही है, कितने रुपए की? 16,000 रुपए की। आगे कंपनी वाला यहाँ कह रहा है वी हैव सेंट यू, हमने भेज दिए हैं आपको या हमने भेजे हैं आपको कई रिमाइंडर होते हैं याद दिलाने के लिए, जो नोटिस भेजे जाते हैं वो, कि हमने आपको कई बार रिमाइंडर भेजा है, बट देयर इज नो रेस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, पर आपकी तरफ से हमें किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स, कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही। वी रिक्वेस्ट यू, हम आपसे निवेदन करते हैं, टू रिमिट, कि आप जमा करवाएं, रिमिट का अर्थ क्या है? जमा करवाना, कि आप जमा करवाएं द अमाउंट, इस राशि को, 16,000 की राशि को जमा करें, विद इन अ मंथ, एक महीने के भीतर, विद इन निश्चित अवधि बताता है कि एक महीने के अंदर साहब आपको ये काम करना है, अदरवाइज अन्यथा नेसेसरी, आवश्यक, लीगल एक्शन, LEGAL, अन्यथा आवश्यक एक्शंस, जो भी कानूनी कार्यवाही होगी, विल बी टेकन, उठाई जाएगी अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ। होपिंग, आशा करते हैं, टू रिसीव, हमें मिलेगा एन अर्ली एक्शन, जल्दी ही एक्शन देखने को मिलेगा। धन्यवाद। योर्स ट्रूली, फॉर कंपनी का नाम, लिखने वाले का नाम और उसके पद का नाम। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट लेटर। आई थिंक आपको समझ में आ गया। रिवाइंड कीजिए इसको, टॉपिक को वापस समझिए, कोई भी लाइन में दिक्कत आती है, फिर भी दिक्कत आए तो यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क मी व्हाटएवर यू वांट टू आस्क जस्ट रिलेटेड टू द टॉपिक। और आज की क्लास में आई एम सॉरी टू से बट क्लास बिल्कुल छोटी होने वाली है, बिल्कुल 15 मिनट की ये क्लास होगी हमारी। तो ये हमारा पास एक लेटर है जो हमें सीखना है, समझना है। इज इट क्लियर? तो अभी फिलहाल मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, उसका प्रश्न का जो भी बच्चे देख रहे हैं वो बच्चे मुझे प्रश्न का आंसर लिख के भेज सकते हैं, और नहीं भेजना चाहते तो आप अपने स्तर पर उसको काम करके देख सकते हैं। समझा दूंगा मैं। प्रश्न देखते हैं एक। One second, there is some problem.
ओके, लॉकडाउन के समय में कुछ कीड़े मकोड़े भी हवा में उड़ते रहते हैं, तो उनसे भी बचना जरूरी है। मैंने यहाँ लेटर लिखा, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल KR पब्लिक स्कूल कोटा। एक लेटर लिखना है प्रिंसिपल को। तो देखिए रिसीवर कौन होगा, प्रिंसिपल होगा, तो यहाँ क्या आएगा सर, न कि सर। ऑन बिहाफ ऑफ, ये लेटर आपको लिखना है की तरफ से। किसकी तरफ से, ये आपका एड्रेस आएगा। ऑन बिहाफ ऑफ मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ी जगह की कमी है। ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजर शक्ति स्पोर्ट्स हाउस 26 मेन मार्केट भीलवाड़ा। तो आप मैनेजर हो शक्ति स्पोर्ट्स हाउस की 26 मेन मार्केट भीलवाड़ा। तो reminding about an outstanding payment of some sports material। कुछ खेल सामग्रियां खरीदी गई थी, जो पैसा अभी तक जमा नहीं करवाया गया है, उसके बारे में लेटर लिखना। तो थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। राइट ए लेटर टू, ये देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा झिझक है, आप नहीं हो प्रिंसिपल, आप तो ये लेटर लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, KR पब्लिक स्कूल के कोटा में रहते हैं। ये जो प्रिंसिपल, KR पब्लिक स्कूल और कोटा, ये तीन चीजें जो है वो रिसीवर एड्रेस में आएगी। अब आगे लिखा हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ, की तरफ से, किसकी तरफ से, मैनेजर की तरफ से। ये लेटर मैनेजर की तरफ से लिखना है, यानी एक बार के लिए आप माने कि आप मैनेजर हो, और अगर आप मैनेजर हो तो आपका जो पद है, आपका जो नाम है, वो कहाँ आएगा, लेटर में सबसे नीचे। चलिए, आपकी दुकान या आपकी कंपनी या आपकी उस शॉप का क्या नाम है, शक्ति स्पोर्ट्स हाउस। कहाँ है शक्ति स्पोर्ट्स हाउस, 26 मेन मार्केट भीलवाड़ा। ये जो तीन चीजें हैं, शक्ति स्पोर्ट्स हाउस, 26 मेन मार्केट और भीलवाड़ा, ये तीनों चीजें आएंगी सेंडर एड्रेस में। ये हमारा एड्रेस है, फिर डेट लिख देना, और रिसीवर एड्रेस में स्कूल वाले का पता आ जाएगा। सब्जेक्ट आएगा टू रिमाइंड एन आउटस्टैंडिंग पेमेंट अगेंस्ट द बिल नंबर, कोई भी लिख दे आप चाहो तो, ये पेमेंट ऑफ सम स्पोर्ट्स मटेरियल अगेंस्ट द बिल नंबर, ये पूरा चेक कर सकते हैं। सारा जाएगा। यू हैड परचेज, क्या खरीदा था आपने, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा था हमारी दुकान से या हमारी कंपनी, कुछ भी लिख लेना। एक तारीख डाल देना कोई पुरानी, जब ये सामान खरीदा गया था तब का। बिल संख्या ये डाल देना, इनिशियल बिल जो भी है, बिल्कुल इज इट बिल्कुल क्लियर है। आई थिंक देयर इजंट एनी डाउट रिगार्डिंग द क्वेश्चन, सो स्टिल आई विल नॉट वेट, बट ये जो टॉपिक है आपका बिजनेस लेटर का, दैट हैज बीन कंप्लीटेड, और आशा करता हूँ आपको ये बिजनेस लेटर सारे समझ में आए होंगे। पांचों लेटर हमने 5 वीडियोस के अंदर अपलोड कर दिए हैं, और किसी भी प्रकार की और कोई भी दिक्कत हो, यू कैन व्हाट्सएप मी इफ यू लाइक, स्कूल नंबर माइन 1, तो आई विल वेट फॉर योर आंसर। यू हैव टू गिव मी और सेंड मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो मिलते हैं कल की क्लास हमारी रहेगी कंप्लेन लेटर के ऊपर। कल हम इंट्रोडक्शन करेंगे कंप्लेन लेटर का, उसके बाद हम 2 से 3 लेटर डेली करेंगे, और इसी तरह से हम लेटर 2 से 3 दिन के अंदर लेटर खत्म कर देंगे। और उसके बाद लेटर जैसे ही कंप्लेन लेटर खत्म होंगे, हमारे पास नया टॉपिक होगा रिपोर्ट राइटिंग का, और रिपोर्ट राइटिंग भी 7 नंबर की अलग से पूछी जाती है। ये लेटर सारे एक कैटेगरी में, एक क्वेश्चन में है, 14 नंबर पे, 14 नंबर पे, और 15 नंबर पे जो 13 नंबर पे जो आता है वो है रिपोर्ट राइटिंग, और उसके बारे में अभी तक हमने फिलहाल डिस्कस नहीं किया है। तो अगली जो क्लास होगी, जैसे ही कंप्लेन लेटर खत्म होंगी, हम करेंगे रिपोर्ट राइटिंग। और कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर लेसन वगैरह के बारे में क्या करोगे, तो बेटा अभी तो बहुत सारा कोर्स बाकी पड़ा है, वैसे देखा जाए तो अभी तो आपकी कंपोजिशन की टॉपिक पढ़ी, ये अभी नहीं तो बाद में और कहीं काम में आएंगे जरूर। बुक्स के लेसन वगैरह इसलिए नहीं करवाए जा रहे क्योंकि कह रहे हैं कि 30% तक लेसन कम किए जा सकते हैं, तो अगर वहां से कट होगा, ग्रामेटिकल और कंपोजिशन लेसन कम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेसन कम होने के चांसेस होते हैं, तो लेसन को एक बार अवॉइड करेंगे, पॉइंट पढ़ेंगे हम, सबसे पहले पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। सो दिस वाज आवर क्लास, आई होप you enjoyed it,
सी यू सून, थैंक यू।